तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका टीजर ट्रेलर आप बोल सकते हैं वो आउट कर दिया गया है और हाइप इसकी कंटिन्यू बनती आ रही है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ मुफासा द लायन किंग के बारे में, जो कि डिज्नी की तरफ से हमें देखने को मिलने वाली है। पिछली जो मूवी आई थी द लायन किंग उसने भी बिलियन में एक तरह से जो कलेक्शन है वो दिया था। उसी के बाद एक तरह से इसके अगले पार्ट पर एक तरह से फोकस किया गया और वो हमें देखने को मिलने वाला है। तो सारी कुछ जानकारी मैं इस मूवी के बारे में आपको बताऊँगा, जैसे कि प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल अपडेट, सारी कुछ जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। मुफासा द लायन किंग एक आगामी अमेरिकी म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है जो बैरी जेनकिंस द्वारा निर्देशित, जेफ नाथनसन द्वारा लिखित और वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स और पेस्टल प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित है। यह फिल्म फोटोरियलिस्टिक एनिमेटेड है और एक 994 की फिल्म द लायन किंग के 2019 रूपांतरण का प्रीक्वल और सीक्वल दोनों है। एक डोनाल्ड ग्लोवर, सेठ रोजन, बिली इचनेर, जॉन कानी और बेयोंसे नोल्स कार्टर ने रीमेक से अपनी चरित्र भूमिकाओं को दोहराया और एरोन पियरे, केल्विन हैरिसन जूनियर, टिफनी बून, मैड्स मिकेलसेन, थांडीवे न्यूटन, लेनी जेम्स शामिल हुए और नोल्स कार्टर की बेटी ब्लू आइवी कार्टर अपनी पहली फीचर फिल्म में। 2. द लायन किंग के प्रीक्वल के विकास की पुष्टि सितंबर 2020 में की गई थी, जिसमें जेनकिंस निर्देशन से जुड़े थे और नाथनसन ने स्क्रिप्ट का मसौदा तैयार किया था। पियरे और हैरिसन जूनियर को अगस्त 2021 में वॉयस कास्ट के रूप में घोषित किया गया था। इसके बाद सितंबर 2022 और अप्रैल 2024 के बीच आगे की कास्टिंग की गई। फिल्म की आधिकारिक घोषणा तब की गई जब सितंबर 2022 में 2022 D23 एक्सपो की घोषणा में इसका आधिकारिक शीर्षक सामने आया। 2023 सैगाफ्ट्रा हड़ताल के कारण जुलाई 2023 में फिल्म का निर्माण धीमा हो गया। मुफासा द लायन किंग 20 दिसंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। 3. वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा परिसर प्राइड लैंड्स के सबसे महान राजाओं में से एक के उदय के बारे में प्रीक्वल अफ्रीकी सवाना में वापस जाता है, जहां रफीकी कियारा, सिम्बा और नाला की बेटी को अपने दादा की कहानी बताता है, जबकि टिमोन और पुम्बा रंगीन टिप्पणी जोड़ते हैं। वॉयस कास्ट मुफासा के रूप में एरोन पियरे, टका के रूप में केल्विन हैरिसन जूनियर, पुम्बा के रूप में सेठ रोजेन, टिमोन के रूप में बिली आइचंद, रफीकी के रूप में जॉन कानी, युवा रफीकी के रूप में कैगिसो लेदिगा, साराबी के रूप में टिफनी बून, जाजू के रूप में प्रेस्टन निमन, किरोस के रूप में मैड्स मिकेलसेन, अपने गौरव के लिए बड़ी योजनाओं वाला एक दुर्जय शेर, सिम्बा के रूप में डोनाल्ड ग्लोवर, प्राइड रॉक के वर्तमान राजा और मुफासा के बेटे, नाला मुफासा की बहू के रूप में बेयोंसे नोल्स कार्टर, एशे ताका की मां और मुफासा की दत्तक मां के रूप में थांडीवे न्यूटन, ओबासी ताका के पिता और मुफासा के दत्तक पिता के रूप में लेनी जेम्स, मुफासा के जैविक पिता मासेगो के रूप में कीथ डेविड, मुफासा की जैविक मां अफिया के रूप में अनिका नोनी रोज, कियारा, सिम्बा और नाला की बेटी और मुफासा और साराबी की पोती के रूप में ब्लू आइवी कार्टर। इसके अतिरिक्त ब्रेलिन रैंकिन्स, थियो सोमोलू, जोआना जोन्स, फोलेक ओलोवोफोएकू, थुसो मबेदू, शीला आतिम, अब्दुल सालिस और डोमिनिक जेनिंग्स को अज्ञात भूमिकाओं में लिया गया है। उत्पादन विकास सितंबर 2020 में यह घोषणा की गई थी कि द लायन किंग 1994 की लाइव एक्शन शैली वाली फोटोरियलिस्टिक CGI 2019 रीमेक की एक अनुवर्ती फिल्म विकास में थी, जिसमें बैरी जेनकिंस निर्देशन से जुड़े थे। 4. रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि परियोजना में मुफासा के प्रारंभिक वर्षों के दौरान केंद्रित कहानी होगी, जिसमें पहली फिल्म के बाद की घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करने वाले अतिरिक्त दृश्य होंगे। फिल्म की तुलना द गॉडफादर पार्ट 2 1974 जैसी समान संरचना से की गई। 5. इस बिंदु तक पिछली किस्त के पटकथा लेखक जेफ नाथनसन ने स्क्रिप्ट का एक मसौदा पूरा कर लिया था। 6. 7. 2022 D23 एक्सपो में मुफासा द लायन किंग शीर्षक के साथ फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई थी। 8. 13 दिसंबर 2023 को हॉलीवुड हैंडल ने बताया कि फिल्म की कहानी में रफीकी अपनी पोती कियारा को मुफासा की कहानी सुनाएगा, जो द लायन किंग 2 सिम्बाज प्राइड के बाद एक एनिमेटेड फीचर फिल्म में चरित्र की पहली ऑन स्क्रीन उपस्थिति होगी। 1998 मूल एनिमेटेड फिल्म का डायरेक्ट टू वीडियो सीक्वल। 9. इस संबंध में कि उनकी फिल्म सिम्बाज प्राइड से कितनी अनुकूलित होगी, जेनकिंस ने स्वीकार किया कि कैनन से कुछ चीजें बहुत अधिक संदर्भित और संदर्भित हैं,
लेकिन यह स्वयं एक अनुकूलन नहीं है। 10. कास्टिंग। अगस्त 2021 में आरोन पियरे और केल्विन हैरिसन जूनियर को क्रमशः युवा मुफासा और स्कार की आवाज के रूप में चुना गया। 11 अप्रैल 2023 में अपनी फिल्म शेवेलियर 2022 के बारे में फैंडांगो के साथ एक साक्षात्कार के दौरान हैरिसन जूनियर ने पुष्टि की कि फिल्म स्कार की पिछली कहानी का पता लगाएगी, उसे प्रफुल्लित करने वाला और बहुत मसालेदार तरीके से चित्रित करेगी और इसमें रुचि व्यक्त करेगी कि कैसे युवा और प्यारे स्कार का अपने भाई मुफासा के साथ रिश्ता पूरी फिल्म में विकसित होता है। 12 सितंबर 2022 तक यह पता चला कि सेठ रोजन, बिली आइचंद्र और जॉन कानी क्रमशः पुम्बा, टिमोन और रफीकी के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराएंगे। 14 अप्रैल 2024 में बेयोंसे नोल्स कार्टर और डोनाल्ड ग्लोवर को ब्लू आइवी कार्टर उनकी पहली फीचर फिल्म में, टिफनी बून, अल्फ्रे वुडार्ड की जगह, कैगिसो लेडिगा, प्रेस्टन निमन, जॉन ओलिवर की जगह मैड्स के साथ उनकी भूमिकाओं को दोबारा करने की पुष्टि की गई। मिकेलसेन, थांडीवे न्यूटन, लेनी जेम्स, अनिका नोनी रोज, कीथ डेविड, ब्रेलिन रैंकिन्स, थियो सोमोलू, फोलेक ओलोवोफोएकू, जोआना जोन्स, थुसो मबेदू, शीला अतिम, अब्दुल सैलिस और डोमिनिक जेनिंग्स ने कलाकारों में नए शामिल होने की घोषणा की। 2 जेनकिंस ने कियारा के रूप में ब्लू आइवी को कास्ट करने पर विचार किया क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त मैथ्यू ए चेरी की हेयर लव 2019 लघु फिल्म के लिए ऑडियोबुक संस्करण सुना था, लेकिन उन्हें इस बात पर संदेह था कि क्या वह और उनकी मां इसके विपरीत अभिनय करना चाहेंगी। एक दूसरे को डर था कि कहीं यह घर के बहुत करीब न आ जाए, लेकिन ब्लू आइवी और बेयोंसे दोनों उत्साहित थे जब उन्होंने उन्हें यह विचार प्रस्तावित किया। बेयोंसे के पुनर्जागरण दौरे के साथ युग्मित, जिसके दौरान ब्लू आइवी ने द लायन किंग द गिफ्ट एल्बम के गीतों में से एक के प्रदर्शन में एक नर्तक के रूप में भाग लिया, जेनकिंस ने महसूस किया कि फिल्म में कुछ प्रकार के समय को प्रदर्शित करने के साथ मां और बेटी के बीच कुछ प्रकार का तालमेल था। कैप्सूल। 15 दृश्य प्रभाव। सितंबर 2022 में D23 में पहला फुटेज विशेष रूप से उपस्थित लोगों के लिए चलाया गया, जिससे पता चला कि उत्पादन चल रहा था। 8, 13, 14 मूविंग पिक्चर कंपनी दृश्य प्रभाव प्रदान करने के लिए लौट रही है। 16 जुलाई 2023 में 2023 SAG-AFTRA हड़ताल के कारण फिल्म का निर्माण धीमा हो गया। 17 संगीत। जून 2022 में विभिन्न परियोजनाओं पर जेनकिंस के साथ सहयोग करने के बाद निकोलस ब्रिटेल को फिल्म के साउंड ट्रैक पर स्कोर के लिए संगीतकार के रूप में काम पर रखा गया था। 18 सितंबर 2022 में यह घोषणा की गई कि हंस जिमर और फेरेल विलियम्स फिल्म के लिए वापसी करेंगे। 19 और अप्रैल 2024 में यह घोषणा की गई कि लिन-मैनुअल मिरांडा फिल्म के लिए गाने लिखेंगे। 2 संपर्क में रहने के कारण जेनकिंस ने मिरांडा से फिल्म में काम करने के लिए संपर्क किया क्योंकि जेनकिंस ने लगभग मिरांडा को अपनी फिल्म इफ बील स्ट्रीट कुड टॉक 2018 में कास्ट कर लिया था। 10 मार्क मैंसीना मिरांडा के साथ गीतों का सहनिर्माण भी करेंगे, जिसमें लेबो एम अतिरिक्त स्वर और प्रदर्शन प्रदान करेंगे। D23 के दौरान उपस्थित लोगों को फिल्म का एक विशेष पूर्वावलोकन दिखाया गया, जिससे पता चला कि मुफासा एक अनाथ शावक था। पूर्वावलोकन से यह भी पता चला कि रफीकी और टिमोन मुफासा के अतीत और उसके राजा बनने के रास्ते के बारे में कहानियां सुनाएंगे। 20 बैरी जेनकिंस फिल्म को बढ़ावा देने के लिए 11 अप्रैल 2024 को सिनेमाकॉन में द वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज की 2024 थिएटर स्लेट की प्रस्तुति के दौरान भी दिखाई दिए, जहां उन्होंने टिप्पणी की, आप शायद सोच रहे हैं मूनलाइट के निर्देशक क्या हैं? 2016 क्या आप मुझसे 8/4 टेंटपोल लीगेसी IP विशाल फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं? और मुझे कहना होगा कि यह विचार पहले मेरे लिए भी बहुत अजीब था, लेकिन हे भगवान, यह मेरे सबसे अच्छे निर्णयों में से एक था। मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई चित्र बनाया है और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने यह चित्र बनाया है। 21 पहला टीजर ट्रेलर और आधिकारिक टीजर पोस्टर 29 अप्रैल 2024 को ABC के गुड मॉर्निंग अमेरिका पर शुरू हुआ। ट्रेलर के संगीत ट्रैक को सर्कल ऑफ लाइफ के एक नए वाद्य प्रस्तुतिकरण द्वारा बुक किया गया था, जिसमें पुष्टि की गई थी कि पिछली फिल्म से एल्टन जॉन और टिम राइस की कुछ संगीत सामग्री को किसी तरह से फिल्म में दिखाया जाएगा। 22 ट्रेलर को मिश्रित प्रतिक्रिया मिली, जिनमें से कुछ ने फिल्म को अनावश्यक और एक निष्प्राण रीमेक का निष्प्राण प्रीक्वल माना। जेनकिंस ने ट्विटर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लिखा, द लायन किंग के बारे में कुछ भी स्मृतिहीन नहीं है।
दशकों से बच्चे दुनिया भर के थिएटरों में बैठकर पहली बार सामूहिक दुहक का अनुभव कर रहे हैं, पहली बार असंख्य भाषाओं में शेक्सपियर से जुड़ रहे हैं। सांप्रदायिक सहानुभूति के लिए सबसे शक्तिशाली माध्यम। 23 रिलीज मुफासा द लायन किंग 20 दिसंबर 2024 को रिलीज होने वाली है। 3 इसे पहले 5 जुलाई 2024 को रिलीज किया जाना था, लेकिन 2023 SAG-AFTRA हड़ताल के कारण इसकी वर्तमान तिथि में देरी हो गई। बैरी जेनकिंस, जन्म 19 नवंबर 1979, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता है। लघु फिल्म माई जोसेफिन 2003 के साथ फिल्म निर्माण की शुरुआत करने के बाद उन्होंने अपनी पहली फीचर फिल्म मेडिसिन फॉर मेलांचोली 2008 का निर्देशन किया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रथम फीचर के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड नामांकन मिला। वह एक रचनात्मक सहयोगी के रूप में द चॉपस्टार्स कलेक्टिव के सदस्य भी हैं। फीचर फिल्म निर्माण से 8 साल के अंतराल के बाद जेनकिंस ने LGBT थीम वाले स्वतंत्र नाटक मूनलाइट 2016 का निर्देशन और सहलेखन किया, जिसने सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते। जेनकिंस को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर नामांकन मिला और उन्होंने तारेल एल्विन मैक्रेनी के साथ संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार जीता। वह सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए नामांकित होने वाले चौथे अश्वेत व्यक्ति और सर्वश्रेष्ठ चित्र विजेता का निर्देशन करने वाले दूसरे अश्वेत व्यक्ति बने। उन्होंने आलोचनात्मक प्रशंसा के लिए 2018 में अपनी तीसरी निर्देशित फिल्म इफ बील स्ट्रीट कुड टॉक जारी की और अकादमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब्स में अपनी पटकथा के लिए नामांकन अर्जित किया। उन्हें टेलीविजन में उनके काम के लिए भी जाना जाता है। जेनकिंस ने 2017 में नेटफ्लिक्स श्रृंखला डियर व्हाइट पीपल के चैप्टर वी का निर्देशन किया। 2021 में उन्होंने इसी नाम के उपन्यास पर आधारित अमेजन वीडियो सीमित श्रृंखला द अंडरग्राउंड रेलरोड का निर्माण और निर्देशन किया और उत्कृष्ट निर्देशन के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार प्राप्त किया। सीमित श्रृंखला या मूवी नामांकन और पीबॉडी पुरस्कार जीता। 2017 में जेनकिंस को दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की वार्षिक टाइम 100 सूची में शामिल किया गया था। 2 प्रारंभिक जीवन जेनकिंस का जन्म 1979 में मियामी, फ्लोरिडा के जैक्सन मेमोरियल अस्पताल में हुआ था। 3 वह 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे, प्रत्येक अलग अलग पिता से थे। 4 उनके पिता उनकी मां से तब अलग हो गए जब वह जेनकिंस के साथ गर्भवती थीं, यह विश्वास करते हुए कि वह जेनकिंस के पिता नहीं थे। जब जेनकिंस 12 वर्ष के थे तब उनकी मृत्यु हो गई। 4 जेनकिंस को बाद के जीवन में अभी भी पता नहीं है कि मेरे असली पिता कौन हैं। 5 मुझे नहीं लगता कि हमें से किसी ने भी योजना बनाई थी, लेकिन मैं निश्चित रूप से एक गलती थी, उन्होंने बाद में कहा था। 6 उनकी मां एक नर्स क्रैक कोकीन की लत से पीड़ित थीं। 5 7 और वह एक किशोर भगोड़ी थीं, जिनके बारे में जेनकिंस ने कहा था कि उन्होंने उन्हें छोड़ दिया था। 8 5 जेनकिंस मियामी के पड़ोस में स्थित लिबर्टी सिटी में पले बढ़े और उनका पालनपोषण मुख्य रूप से एक अन्य वृद्ध महिला, जिसने किशोरावस्था में उनकी मां की देखभाल भी की थी, ने एक भीड़ भरे अपार्टमेंट में किया। मेरा पालनपोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया जो मेरा सगा रिश्तेदार था, और फिर भी मैं अपने सगे रिश्तेदारों को आसपड़ोस में चारों ओर देख सकता था क्योंकि हालात बहुत खराब थे। 4 10 किशोरावस्था में जेनकिंस मियामी नॉर्थ वेस्टर्न सीनियर हाई स्कूल के दोस्तों के साथ रहते थे, जहां वह फुटबॉल खेलते थे और ट्रैक दौड़ते थे। 3 6 उनके अव्यवस्थित और एकाकी बचपन ने उन्हें अंदर की ओर पीछे हटने और एक सक्रिय कल्पना विकसित करने के लिए प्रेरित किया। 11 उन्हें रचनात्मक लेखन की डिग्री हासिल करने की आशा थी। 6 जेनकिंस ने फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स FSU में फिल्म का अध्ययन किया। 3 जहां उन्होंने अपने भविष्य के कई सहयोगियों से मुलाकात की, जिनमें सिनेमेटोग्राफर जेम्स लैक्सटन, निर्माता एडेल रोमन्स्की और संपादक नेट सैंडर्स और जोई मैकमिलन शामिल थे। 12 वहां अध्ययन करने का उनका निर्णय एक प्रारंभिक यात्रा से प्रेरित था। मैंने सोचा, यह अमेरिका की सबसे काली जगह है, मुझे यहीं रहना चाहिए। 6 अपने तकनीकी कौशल के मामले में अपर्याप्त महसूस करते हुए जेनकिंस ने उन्हें विकसित करने के लिए 1 साल की छुट्टी ले ली। 13 जेनकिंस को कार्यक्रम की शुरुआत में आत्मविश्वास की सामान्य कमी महसूस हुई, जो जेनकिंस के लिए सहज तरीके से शुरू हुआ। अपनी व्यक्तिगत शंकाओं को दूर करने के लिए अपने सहपाठियों की प्रेरणा से हटकर उन्होंने विदेशी आर्ट हाउस सिनेमा और वोंग कार-वाई, क्लेयर डेनिस, होउ सियाओसियन और लिन रामसे जैसे निर्देशकों की ओर देखा। 14
फ्लोरिडा राज्य में रहते हुए जेनकिंस अल्फा फी अल्फा 15 बिरादरी के सदस्य बन गए। एफएसयू से स्नातक होने के 4 दिन बाद वह फिल्म निर्माण में अपना करियर बनाने के लिए लॉस एंजल्स चले गए, जहां उन्होंने प्रोडक्शन असिस्टेंट के रूप में विभिन्न परियोजनाओं पर काम करते हुए 2 साल बिताए। 3 हार्पो प्रोडक्शंस के लिए काम करने के बाद उनका हॉलीवुड फिल्म निर्माण से मोहभंग हो गया। यह अनुभव उनके फिल्म अध्ययन के समय के विपरीत था, जो दर्शाता है कि स्कूल में फिल्म निर्माण मेरे लिए अब तक की सबसे खूबसूरत चीज थी। 14 कैरियर 2000 से 2010 प्रारंभिक कार्य 2009 में नॉर्थवेस्ट फिल्म फोरम में मेलांचोली की दवा के लिए प्रश्नोत्तरी में जेनकिंस की पहली फिल्म उनकी 2001 की लघु फिल्म माई जोसेफिन थी, जो 11 सितंबर के हमलों के बाद एक युवा अरबी भाषी व्यक्ति के रोमांटिक जीवन का वर्णन करती है। 11 पहले वह अपनी नस्लीय और वर्गीय पहचान के कारण सफलता की संभावनाओं को लेकर चिंतित था, लेकिन माई जोसेफिन ने प्रदर्शित किया कि मैं खुद को किसी और की तरह निपुण बनाने के लिए काम कर सकता हूं। 16 इसके बाद उन्होंने लिटिल ब्राउन बॉय में अपने साथियों की मौत के लिए काले बच्चों पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने की खोज की। 11 बाद में उन्होंने उदासी की दवा के साथ इसका अनुसरण किया। 11 फिल्म, जिसे मंबलकोर दृश्य से जोड़ा गया है, में व्याट सेनेक और ट्रेसी हिगिंस हैं। 17-18 अफ्रीकी अमेरिकियों को प्रदर्शित करने वाली कम बजट वाली मंबलकोर फिल्मों की कमी के कारण प्रेरणा मिली। जेनकिंस ने याद किया कि फिल्म उस जगह का प्रतिनिधित्व करती थी जहां मैं शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से था। 13-19 समीक्षकों द्वारा अच्छी तरह से स्वीकार की गई फिल्म को त्योहारों का सामान्य दौरा मिला और 2009 और 2010 में प्रमुख शहरों में नामांकन, समीक्षा, छोटे पुरस्कार और सीमित रिलीज वितरण में अपनी हिस्सेदारी हासिल की। 4-20 मेडिसिन फॉर मेलांचोली के बाद जेनकिंस ने कई स्क्रिप्ट लिखीं। फोकस फीचर्स के लिए स्टीवी वंडर एंड टाइम ट्रैवल के बारे में एक महाकाव्य और इफ बील स्ट्रीट कुड टॉक का रूपांतरण और बिल क्लेग का एक संस्मरण। 4-21-22 बाद में उन्होंने बढ़ी के रूप में काम किया और एक विज्ञापन कंपनी स्ट्राइक एनीवेयर की सह स्थापना की। 2011 में उन्होंने जेंट्रिफिकेशन के बारे में एक विज्ञानफाई लघु फिल्म रेमाइग्रेशन लिखा और निर्देशित किया। जेनकिंस एचबीओ के द लेफ्टओवर्स के लिए लेखक बने, जिसके बारे में उन्होंने कहा है, मुझे ज्यादा कुछ करने को नहीं मिला। 2012 में उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स आर्टिस्ट फेलोशिप अनुदान प्राप्त हुआ। 23 इस अवधि के दौरान उन्होंने माना कि वह एक व्यक्ति और एक कलाकार दोनों के रूप में परिपक्व हुए हैं। उनकी स्क्रिप्ट के सफल न होने के कारण उन्हें यह विचार करना पड़ा कि क्या वह दूसरी फिल्म का निर्माण करने में असमर्थ हैं। उनकी अगली विशेषता, उन्होंने कहा, अभी मेरे पास आया। 22 2016 चांदनी मुख्य लेख मूनलाइट 2016 फिल्म। जेनकिंस ने तारेल एल्विन मैक्रेनी के साथ 2016 के नाटक मूनलाइट का निर्देशन और सहलेखन किया, जो 8 वर्षों में उनकी पहली फीचर फिल्म थी। 4 यह मैक्रेनी के नाटक इन मूनलाइट ब्लैक बॉयज लुक ब्लू का रूपांतरण है। दोनों लेखकों के जीवन ने कहानी को प्रभावित किया। दोनों ने अपना बचपन मियामी, फ्लोरिडा में करीब करीब बिताया, हालांकि एक दूसरे को जाने बिना। जबकि जेनकिंस ने मुख्य पात्र चिरोन को स्वयं के प्रति चिंतनशील पाया। 7-22 उन्होंने विषमलैंगिक होने के कारण मैक्रेनी के नाटक को अपनाने के बारे में कुछ आपत्तियां और संदेह रखे, हालांकि उनकी साझा विशेषताओं और जेनकिंस में मैक्रेनी के भरोसे ने उन्हें प्रोत्साहित किया। 10 जेनकिंस की पटकथा, जिसे उन्होंने 10 दिनों में लिखा था, मैक्रेनी की कहानी पर विस्तार करती है, जिसमें उनके पास पहले की तुलना में अधिक संसाधन और नियंत्रण है। 13 फिल्म की शूटिंग मियामी में 25 दिनों में की गई थी। फिल्मांकन को नाओमी हैरिस ने बहुत कम बजट वाला, यह बहुत ही अंतरंग फिल्म निर्माण सहयोगात्मक बताया। 13-24 इसका प्रीमियर सितंबर 2016 में टेलुराइड फिल्म फेस्टिवल में किया गया, जहां इसे काफी पुरस्कार और आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। 25-26 फिल्म विद्वान राहुल हामिद के अनुसार यह 2016 की सबसे प्रसिद्ध फिल्मों में से एक थी, जिसमें सभी प्रमुख शीर्ष 10 सूचियों में शामिल होने का दावा किया गया था। 27 कैमोंगने फेलिक्स ने कहा, वह वर्ष का ब्रेकआउट बन गया। फिल्म ने दर्जनों पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ चित्रनाटक के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 28 और 89वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए अकादमी पुरस्कार शामिल हैं। 29 जेनकिंस और मैक्रेनी ने सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा का पुरस्कार भी जीता। कुल मिलाकर
फिल्म को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित 8 ऑस्कर नामांकन प्राप्त हुए। 30 अमेरिकी अध्ययन के विद्वान जस्टिन गोमर ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह अब तक जीतने वाली सबसे नस्लीय महत्वपूर्ण फिल्म है जो ऑस्कर की समग्र श्वेतता को प्रभावित करती है। 31, 32, 33 मानवविज्ञानी एलिजाबेथ डेविस ने कहा कि मूनलाइट और इसी तरह की फिल्मों की प्रशंसा कालेपन की सामाजिक और संस्थागत मान्यता और अनुमोदन में वृद्धि का संकेत देती है। 34 2022 में 1639 भाग लेने वाले आलोचकों, प्रोग्रामर, क्यूरेटर, पुरालेखपाल और शिक्षाविदों के एक सर्वेक्षण में साइट एंड साउंड ने मूनलाइट को अब तक की 60वीं सबसे बड़ी फिल्म का ताज पहनाया। 35 2017 वर्तमान आगे की परियोजनाएं। 2017 में जेनकिंस ने नेटफ्लिक्स की मूल श्रृंखला डियर व्हाइट पीपल के 5वें एपिसोड का निर्देशन किया था, जिसे मूनलाइट पर उनके काम के कारण चुना गया था। शो के अन्य निर्देशकों के अनुरूप जेनकिंस का काम एक समग्र दृश्य ढांचे द्वारा निर्देशित था, हालांकि उन्हें विशिष्ट होने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। 36 2013 में उसी वर्ष उन्होंने मूनलाइट लिखी थी। जेनकिंस ने जेम्स बाल्डविन के उपन्यास इफ बील स्ट्रीट कुड टॉक का एक फिल्म रूपांतरण लिखा था। 37 उत्पादन अक्टूबर 2017 में अन्नपूर्णा पिक्चर्स, पेस्टल और प्लान बी के साथ शुरू हुआ। 38 जेनकिंस ने बाल्डविन की संपत्ति के साथ मिलकर काम किया और उन्हें हस्तलिखित नोट्स दिए गए कि उन्होंने फिल्म संस्करण को कैसे अपनाया होगा। जेनकिंस ने नोट्स को पढ़ने का वर्णन इस प्रकार किया है, एक धीमी अनुभूति। 39 अनुकूलन काफी हद तक स्रोत सामग्री के प्रति वफादार है, हालांकि उद्घाटन और अंत जैसे पहलुओं को बदल दिया गया है। 40 41 फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा के लिए दिसंबर 2018 में रिलीज किया गया था। इसने कई प्रशंसाएं अर्जित कीं, जिनमें अकादमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब्स में रेजिना किंग की सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री की जीत भी शामिल है। जेनकिंस को सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन मिला। प्रशस्ति पत्र आवश्यक। मूनलाइट की सफलता के बाद नए रास्ते खुलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव ने जेनकिंस को द अंडरग्राउंड रेलरोड के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। 5 अपने पिछले टेलीविजन कार्य की सहायता से जेनकिंस ने कोल्सन व्हाइटहेड के उपन्यास द अंडरग्राउंड रेलरोड के 2021 टेलीविजन श्रृंखला रूपांतरण का निर्देशन किया। यह श्रृंखला जेनकिंस के लिए एक जुनूनी परियोजना है। बी मूनलाइट के लिए जेनकिंस की मजबूत ऑस्कर उपलब्धि के बाद इसे अमेजन स्टूडियो द्वारा शुरू किया गया था और बाद में जून 2018 में श्रृंखला बनाने का आदेश दिया गया। द अंडरग्राउंड रेलरोड के मुख्य कलाकारों में कोरा के रूप में थुसो मबेडू, होमर के रूप में चेज डब्ल्यू डिलन और सीजर के रूप में आरोन पियरे शामिल है। 43-44 विभिन्न कलाकारों के एक समूह को एक साथ लाना। जेनकिंस और कास्टिंग निर्देशक फ्रांसिन मैसलर ने कोरा की भूमिका निभाने के लिए दुनिया भर में एक अभिनेता की खोज की और उन कलाकारों की तलाश की जो उस समय अनदेखे थे। 40-45 श्रृंखला का निर्माण अत्यंत व्यक्तिगत था। जेनकिंस को एक बार ऑन-सेट चिकित्सक द्वारा मूल्यांकन प्राप्त हुआ था। 46-42 यह उनके करियर का अब तक का सबसे कठिन प्रोजेक्ट साबित हुआ और उन्हें अपने पैतृक अतीत से गहरा लगाव महसूस हुआ। 46 शो को आलोचकों की प्रशंसा मिली। यह बीबीसी की 21वीं सदी के महानतम टीवी शो की 2021 सूची में सबसे हालिया प्रविष्टि थी। 47-48 जेनकिंस द्वारा निर्देशित अगली प्रमुख फिल्म मुफासा द लायन किंग है, जो डिज्नी की द लायन किंग के सीजीआई रीमेक का प्रीक्वल है, जो मुख्य रूप से मुफासा की उम्र की उत्पत्ति के बारे में है। 49 आगामी परियोजनाओं में विरुंगा पर आधारित एक पटकथा, बॉक्सर क्लेरेसा शील्ड्स के जीवन पर आधारित फ्लिंट स्ट्रॉन्ग नामक एक अन्य फिल्म और कोरियोग्राफर एल्विन एली के बारे में एक जीवनी फिल्म शामिल है, जिसे वह निर्देशित करेंगे। 49 हाल ही में उनकी पेस्टल प्रोडक्शन कंपनी ने HBO मैक्स और A24 के साथ फर्स्ट लुक डील पर हस्ताक्षर किए। 51 2023 में उन्हें 2023 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्लेटफॉर्म पुरस्कार जूरी के प्रमुख के रूप में काम करने की उम्मीद है। 52 कलात्मकता जेनकिंस का सिनेमेटोग्राफर जेम्स लैक्सटन के साथ करीबी कामकाजी रिश्ता है। उनका कहना है कि जिस तरह से हम सेट पर हैं वह एक साझा भाषा है, इमेजरी के लिए एक साझा दृष्टिकोण है। सेट पर जेनकिंस ने कहा कि उनका लक्ष्य अभिनेताओं की जरूरतों और उपलब्ध समय पर विचार करते हुए जितना संभव हो सके अपने पिछले विचार विमर्श को शामिल करना है। उन्होंने अपने दृष्टिकोण को सटीक और अंतरंग बताया है। हमेशा सेट पर सोचते रहते हैं कि मैं और क्या कर सकता हूं,
यह देखा गया है कि उनकी शैली पात्रों की भावनात्मक स्थिति पर विशेष ध्यान देती है। 1353 आरोन पियरे ने जेनकिंस को एक नेता के प्रतीक के रूप में वर्णित किया, क्योंकि उन्होंने सुनिश्चित किया कि हर कोई सुरक्षित महसूस कर रहा था, हर कोई समर्थित महसूस कर रहा था। 54 जेनकिंस ने जेम्स बाल्डविन को एक महत्वपूर्ण प्रभाव के रूप में उद्धृत किया है, जो दर्शाता है कि अपने शुरुआती करियर में वह उनके प्रति जुनूनी थे। 2055 क्लेयर डेनिस की फ्राइडे नाइट मेडिसिन फॉर मेलांचोली के पीछे प्रेरणा थी। 56 वह अपने रोमांटिक साथी और साथी फिल्म निर्माता लुलु वांग को उन्हें प्रेरित करने का श्रेय देते हैं, रचनात्मक अभ्यास में कठोरता जोड़े। 11 मॉर्गन जर्किंस ने कहा कि जेनकिंस, जो उन ग्रंथों को दोबारा पढ़ते हैं जिन्हें वे अपना रहे हैं, न केवल एक फिल्म निर्माता हैं बल्कि एक ग्रंथ सूची प्रेमी भी हैं जो ऐतिहासिक और समकालीन दोनों स्रोतों से काम लेते हैं। 10 अधिक गहन कथानक और विषयों के बावजूद, विशेष रूप से यौन अभिविन्यास के संबंध में पालनपोषण, दोस्ती और काले पुरुषत्व पर चर्चा करते हुए, जेनकिंस ने मूनलाइट में मेडिसिन फॉर मेलांचोली के उदास रंग पैलेट को उलटने का निर्णय लिया। वह चाहते थे कि दर्शक इसमें डूब जाएं और पात्रों के चारों ओर कोमलता बनी रहे। यह इच्छा उनकी 2:35 पहलू अनुपात की पसंद में भी दिखाई देती है। 1327 फिल्म के 3 अलग अलग अध्यायों में से प्रत्येक में विशिष्ट दृश्य हैं। सामान्य दृश्य फिल्म के विषयों को रेखांकित करते हैं और कहानी को उन्नत करने का इरादा रखते हैं। 26 दृश्य उनकी कहानी कहने का एक प्रमुख पहलू हैं, जिसमें इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया है कि वह कहानी का दृश्य रूप से अनुवाद कैसे कर सकते हैं। 10 चांदनी के विभिन्न तत्व समय का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो जेनकिंस की विशेष रुचि है। वह बीते हुए समय को पारित होने के संस्कारों की एक श्रृंखला में बदल देता है और पूरी फिल्म में समय के साथ कटेफटे और खराब हेरफेर का उपयोग करता है। 1357 मूनलाइट, इफ बील स्ट्रीट कुड टॉक और द अंडरग्राउंड रेलरोड जेनकिंस की नज़र में एक विषयगत त्रयी की रचना करते हैं, जिसमें बचपन के परित्याग की खोज की गई है, जिसमें उनकी अपनी भावनाएं भी शामिल हैं। मूनलाइट ने उनके बचपन के अनुभव को दर्शाया है, जबकि इफ बीले स्ट्रीट कुड टॉक ने उनके कभी कभी वांछित परिवार को प्रदर्शित किया है। व्हाइटहेड के उपन्यास ने उन्हें परित्याग की भावनाओं को दूर करने में मदद की और उन्होंने परिवार के अलगाव को कहानी के एक प्रमुख पहलू के रूप में पहचाना। 5-8 जेनकिंस ने अपने काम में पात्रों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है। 42 एडेल रोमांस्की ने मेडिसिन फॉर मेलांचोली, मूनलाइट, इफ बीले स्ट्रीट कुड टॉक को एक टेम्पलेट पर विविधता के रूप में पहचाना, एक प्रेम कहानी। 6 जेनकिंस ने कहा कि मूनलाइट और इफ बीले स्ट्रीट कुड टॉक अपने दृश्यों में सबसे समान है। मेडिसिन फॉर मेलांचोली और मूनलाइट दोनों में जेनकिंस जोड़े ने काली पहचान पर अटकलों के साथ आत्मनिरीक्षण किया। मूनलाइट और इफ बील स्ट्रीट कुड टॉक अफ्रीकी अमेरिकी जीवन पर कठिन लेकिन कोमल चिंतन है। 1358 गोमेर ने जेनकिंस को काले स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं और कलाकारों के इतिहास के साथ जोड़ा, जो कालेपन की श्रेणी पर सवाल उठाते हैं। 33 जेनकिंस ने कहा है कि फिल्म के शिल्प और औपचारिकता पर गंभीरता से विचार करने के बीच वह अपने व्यक्तिगत अनुभव, अमेरिका में एक युवा अश्वेत व्यक्ति होना कैसा महसूस होता है, को स्पष्ट करना चाहते हैं। उनकी धारणा माई जोसेफिन में स्पष्ट है और चांदनी में होने का अनुमान लगाया। पूर्व के बारे में कहा, यह काम कर गया। मैंने सोचा, यही वह है जो मैं अपने पूरे जीवन के लिए करने जा रहा हूं। 13-14 सी मूनलाइट के साथ जेनकिंस ने समसामयिक काले जीवन की प्रसिद्ध छवियों और कहानियों को विचित्र पहचान के साथ जोड़ा और अंतर्संबंध प्रकृति को श्वेत दर्शकों के लिए नहीं बल्कि काले समुदायों के लिए अधिक सुपाठ्य बना दिया। 60-61 चांदनी में सफेदी कम हो गई है, जिसके बारे में कहा गया है कि यह काले पुरुषत्व और सामान्य काली पहचान की पारंपरिक हॉलीवुड समझ को खारिज करती है, जो काले कामुकता और पुरुषत्व के एक स्पेक्ट्रम को प्रदर्शित करती है। 62-63 डी अंडरग्राउंड रेलमार्ग भी इसी तरह टूट जाता है। जेनकिंस ने दासों को पूरी तरह से गुनी के रूप में चित्रित करने से बचना चुना। जेनकिंस ने खुद को गोमर द्वारा न्यू ब्लैक हॉलीवुड कहे जाने वाले शब्द से अलग किया है। 33-64 जेनकिंस ने कहा, मुझे उम्मीद है कि यह मेरे पूर्वजों के बारे में रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करने के बजाय पुनः संदर्भित कर सकता है, जिन्हें दशकों से कायम रहने दिया गया है। 5
द अंडरग्राउंड रेलरोड की रिलीज के बाद फेलिक्स ने लिखा कि जेनकिंस काले लोगों को खुद को आंखों में देखने में मदद करने के लिए चौथी दीवार तोड़ रहे हैं। उन्होंने इफ बील स्ट्रीट कुटॉक के बदले हुए अंत को उनके ज्यादातर काले दर्शकों को एक सुखद अंत या कम से कम एक खुशहाल अंत देने के प्रयास के रूप में देखा। 11 जेनकिंस ने इस तरह के परिप्रेक्ष्य को फिल्म की महंगी प्रकृति के उपोत्पाद के रूप में देखते हुए अपने दर्शकों के प्रति विचार व्यक्त किया है, हालांकि वह ऐसे निर्णय लेने की इच्छा नहीं रखते हैं जो दर्शकों की प्रतिक्रिया का अनुमान लगाते हैं। अमेरिकी एनिमेटेड म्यूजिकल कमिंग ऑफ एज ड्रामा फिल्म है 4-5 जो वॉल्ट डिज्नी फीचर एनिमेशन द्वारा निर्मित और वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई है। फिल्म का निर्देशन रोजर एलर्स और रॉब मिंकॉफ ने किया था उनके फीचर निर्देशन डेब्यू में, और डॉन हेन द्वारा निर्मित, आइरीन मेची, जोनाथन रॉबर्ट्स और लिंडा वूलवर्टन द्वारा लिखित पटकथा से। फिल्म में वॉयस कास्ट का एक समूह है जिसमें मैथ्यू ब्रोड्रिक, मोइरा केली, जेम्स अर्ल जोन्स, जेरेमी आयरन, जोनाथन टेलर थॉमस, नाथन लेन, एर्नी सबेला, वहूपी गोल्डबर्ग, चेच मारिन, रोवन एटकिंसन और रॉबर्ट गुइलियम शामिल है। इसके मूल गीत संगीतकार एल्टन जॉन और गीतकार टिम राइस द्वारा लिखे गए थे, जिसमें हंस जिमर का संगीत था। अफ्रीकी वन्य जीवन से प्रेरित यह कहानी मुख्य रूप से विलियम शेक्सपियर के मंचीय नाटक है हैमलेट पर आधारित है, जिसमें जोसेफ और मूसा की बाइबिल कहानियों का कुछ प्रभाव है, और यह एक युवा उत्तराधिकारी की कहानी है जो अपने चाचा द्वारा उसके पिता की हत्या करने और जमीन हड़पने के बाद भागने के लिए मजबूर हो जाता है। सिंहासन निर्वासन में बड़े होने के बाद असली राजा सूदखोर को चुनौती देने और राज्य पर उसके अत्याचारी शासन को समाप्त करने के लिए वापस आता है। प्रारंभ में द लायन किंग को एक गैरसंगीतमय फिल्म माना जाता था जो एक वृत्तचित्र के समान शैली की ओर झुकती थी। जॉर्ज स्क्रिबनर, जिन्होंने ओलिवर एंड कंपनी 1988 के साथ फीचर निर्देशन की शुरुआत की थी, को निर्देशन के लिए काम पर रखा गया था। ओलिवर एंड कंपनी द लिटिल मरमेड 1989 में एक कहानी कलाकार या कहानी के प्रमुख के रूप में उनके काम के बाद एलर्स जल्द ही उनके साथ जुड़ गए। ब्यूटी एंड द बीस्ट 1991 और अलादीन 1992। एलर्स क्रमशः कहानी के प्रमुख और प्रोडक्शन डिजाइनर के रूप में काम करने के लिए ब्रेंडा चैपमैन और क्रिस सैंडर्स को लाए, जिनके साथ उन्होंने ब्यूटी एंड द बीस्ट और अलादीन पर काम किया था। वूलवर्टन, जिन्होंने हाल ही में ब्यूटी एंड द बीस्ट के लिए पटकथा लेखक के रूप में काम पूरा किया था, ने इस फिल्म के लिए पटकथा का प्रारंभिक मसौदा लिखा था, लेकिन परियोजना से हटने के बाद उन्होंने ब्यूटी एंड द बीस्ट के ब्रॉडवे रूपांतरण के लिए लिब्रेटो लिखा। मेची और स्क्रिप्ट को खत्म करने और संशोधित करने के लिए रॉबर्ट्स को बोर्ड पर लाया गया। निर्माण के 6 महीने बाद स्क्रिबनर ने एलर्स, निर्माता हेन और चैपमैन के साथ इसे संगीत में बदलने के बारे में रचनात्मक मतभेदों के कारण परियोजना छोड़ दी, और मिंकॉफ को अप्रैल 1992 में उनकी जगह लेने के लिए काम पर रखा गया। इसके अलावा ब्यूटी एंड द बीस्ट के निर्देशक गैरी ट्रॉसडेल और किर्क थे। स्क्रिप्ट और कहानी में कुछ अतिरिक्त पुनर्लेखन करने के लिए वाइज को काम पर रखा गया था। पूरे उत्पादन के दौरान एलर्स, स्क्रिबनर, मिंकॉफ, हेन, चैपमैन, सैंडर्स और कई अन्य एनिमेटरों ने वन्य जीवन का निरीक्षण करने और पात्रों और सेटिंग के लिए प्रेरणा प्राप्त करने के लिए केन्या का दौरा किया। द लायन किंग को 15 जून 1994 को रिलीज किया गया था, जिसे इसके संगीत, कहानी, थीम और एनिमेशन के लिए आलोचकों की प्रशंसा मिली। दुनिया भर में $763 मिलियन की शुरुआती कमाई के साथ इसने 1994 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म और जुरासिक पार्क 1993 के बाद अब तक की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म के रूप में अपना प्रदर्शन समाप्त किया। 6 इसने सबसे अधिक कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म का खिताब भी अपने नाम किया, जब तक कि इसे फाइंडिंग निमो 2003 ने पीछे नहीं छोड़ दिया। यह फिल्म अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पारंपरिक एनिमेटेड फिल्म बनी हुई है, साथ ही होम वीडियो पर सबसे ज्यादा बिकने वाली फिल्म है, जिसकी दुनिया भर में 55 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। इसे 2 अकादमी पुरस्कार मिले, साथ ही सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर, म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी मिला। कई लोग इसे अब तक बनी सबसे महान एनिमेटेड फिल्मों में से एक मानते हैं। फिल्म ने कई व्युत्पन्न कार्यों को जन्म दिया है, जैसे कि 1997 में ब्रॉडवे रूपांतरण, 2 डायरेक्ट टू वीडियो फॉलोअप अगली कड़ी, द लायन किंग 2, सिम्बाज प्राइड 1998 और प्रीक्वल समानांतर, द लायन किंग 1 2004, 2 टेलीविजन श्रृंखलाएं, द लायन किंग्स टिमोन एंड पुम्बा 1995 से 1999 और द लायन गार्ड 2016 से 2019।
जिसका प्रीमियर 2015 में द लायन गार्ड रिटर्न ऑफ द रोअर नामक एक टेलीविजन फिल्म के रूप में हुआ और 2019 में एक फोटोरियलिस्टिक रीमेक जो अपनी रिलीज के समय सबसे अधिक कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म भी बन गई। 2016 में फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। 7. द लायन किंग पहली डिज्नी फिल्म है जिसे जुलू में डब किया गया है। 8. मिस्र की अरबी के अलावा एकमात्र अफ्रीकी भाषा जिसे फीचर लेंथ डिज्नी डब के लिए इस्तेमाल किया गया है। 9. कथानक तंजानिया की गौरव भूमि में शेरों का एक समूह प्राइड रॉक से राज्य पर शासन करता है। राजा मुफासा और रानी साराबी के नवजात बेटे सिम्बा को राज्य के जादूगर और सलाहकार रफीकी मैनरिल द्वारा एकत्रित जानवरों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। मुफासा का छोटा भाई स्कार सिंहासन चाहता है। सिम्बा के एक शावक के रूप में विकसित होने के बाद मुफासा उसे गौरव भूमि दिखाता है और राजत्व की जिम्मेदारियों और जीवन के चक्र के बारे में बताता है जो सभी जीवित चीजों को जोड़ता है। एक दिन सिम्बा और उसका सबसे अच्छा दोस्त नाला एक हाथी कब्रिस्तान का पता लगाते हैं जहां उन दोनों का शेंजी, बंजई और एड नाम के 3 चित्तीदार लकड़बग्घे पीछा करते हैं। मुफासा को उसके मेजडोमो हॉर्नबिल जाजू द्वारा सतर्क किया जाता है और शावकों को बचाया जाता है। हालांकि सिम्बा की अवज्ञा करने और खुद को और नाला को खतरे में डालने के कारण वह निराश था, मुफासा ने उसे माफ कर दिया और बताया कि अतीत के महान राजा रात के आकाश से उन पर नजर रखते थे जिससे वह एक दिन सिम्बा पर नजर रखेगा। स्कार हमले की योजना बनाकर लकड़बग्घों से मिलता है और उन्हें प्राइड लैंड्स में शिकार के अधिकार के बदले में मुफासा और सिम्बा दोनों को मारने में मदद करने के लिए मना लेता है। स्कार सिम्बा और मुफासा के लिए जाल बिछाता है, सिम्बा को फुसलाकर एक घाटी में ले जाता है और लकड़बग्घों से जंगली जानवरों के एक बड़े झुंड को कुचलने के लिए भगदड़ मचा देता है। मुफासा सिम्बा को बचाता है लेकिन खतरनाक रूप से घाटी के किनारे से लटक जाता है। वह स्कार से मदद की भीख मांगता है लेकिन स्कार मुफासा को वापस भगदड़ में फेंक देता है और उसकी मौत हो जाती है। स्कार ने सिम्बा को यह विश्वास दिलाया कि यह घटना उसकी गलती थी और उसे राज्य छोड़ने और कभी वापस न लौटने के लिए कहता है। फिर वह लकड़बग्घों को सिम्बा को मारने का आदेश देता है लेकिन वह भाग जाता है। सिम्बा के जीवित रहने से अनजान स्कार प्राइड को बताता है कि भगदड़ में मुफासा और सिम्बा दोनों की मौत हो गई और नए राजा के रूप में आगे बढ़ता है जिससे हाइना को प्राइड लैंड्स में प्रवेश करने की अनुमति मिलती है। रेगिस्तान में गिरने के बाद सिम्बा को 2 बहिष्कृत लोगों, एक मेरकट और टिमोन और पुम्बा नाम के एक वॉर्थोग द्वारा बचाया जाता है। सिम्बा अपने 2 नए दोस्तों के साथ उनके नखलिस्तान में बड़ा होता है। अपने आदर्श वाक्य हकुना मटाटा स्वाहिली में कोई चिंता नहीं के तहत एक लापरवाह जीवन जी रहा है। वर्षों बाद एक वयस्क सिम्बा ने टिमोन और पुम्बा को एक भूखी शेरनी से बचाया जो नाला बन गई। सिम्बा और नाला प्यार में पड़ जाते हैं और वह उससे घर लौटने का आग्रह करती है और उसे बताती है कि स्कार के शासनकाल में प्राइड लैंड सूखाग्रस्त हो गया है। मुफासा की मौत पर अभी भी दोषी महसूस करते हुए सिम्बा ने मना कर दिया और भाग गया। उसका सामना रफीकी से होता है जो सिम्बा को बताता है कि मुफासा की आत्मा उसमें जीवित है। रात के आकाश में मुफासा की आत्मा सिम्बा से मिलने आती है जो उससे कहती है कि उसे राजा के रूप में उसकी जगह लेनी होगी। रफीकी द्वारा उसे अतीत से भागने के बजाय उससे सीखने की सलाह देने के बाद सिम्बा ने प्राइड लैंड्स में लौटने का फैसला किया। अपने दोस्तों की सहायता से सिम्बा प्राइड रॉक में लकड़बग्घे के पास से निकल जाता है और स्कार का सामना करता है जो सिम्बा को मुफासा की मौत में उसकी कथित भूमिका के लिए ताना मारता है और उसे चट्टान के किनारे पर ले जाता है। इस रहस्योद्घाटन से क्रोधित होकर कि स्कार ने उसके पिता की हत्या कर दी, सिम्बा ने जवाबी कार्रवाई की और स्कार को बाकी लोगों के सामने सच कबूल करने के लिए मजबूर किया। सिम्बा और उसके सहयोगियों और लकड़बग्घों के बीच लड़ाई छिड़ जाती है। स्कार भागने का प्रयास करता है लेकिन प्राइड रॉक के शीर्ष के पास सिम्बा द्वारा उसे घेर लिया जाता है। स्कार दया की भीख मांगता है और अपने कार्यों के लिए लकड़बग्घों को जिम्मेदार ठहराता है। सिम्बा ने स्कार की जान बख्श दी लेकिन स्कार ने उसे बहुत पहले जो बताया था उसका हवाला देते हुए स्कार को प्राइड लैंड्स को हमेशा के लिए छोड़ने का आदेश देता है। स्कार ने इनकार कर दिया और सिम्बा पर हमला कर दिया लेकिन एक संक्षिप्त लड़ाई के बाद सिम्बा ने स्कार को कगार से नीचे जमीन पर फेंक दिया। स्कार गिरने से बच जाता है लेकिन लकड़बग्घों ने, जिन्होंने उसे धोखा देते हुए सुन लिया था, हमला कर दिया और उसे मार डाला।
स्कार और लकड़बग्घे के चले जाने के बाद सिम्बा राजा के रूप में उसकी जगह लेता है और नाला उसकी रानी बन जाती है। प्राइड लैंड्स की बहाली के साथ रफीकी ने सिम्बा और नाला के नवजात शावक को इकट्ठे जानवरों के सामने पेश किया और इस प्रकार जीवन का चक्र जारी रखा। आवाज डाली। मुख्य लेख: द लायन किंग के पात्रों की सूची। फिल्म के पात्रों की एक प्रचारात्मक छवि। बाएं से दाएं: शेंजी, स्कार, एड, बंजई, रफीकी, यंग सिम्बा, मुफासा, यंग नाला, साराबी, जाजू, सराफिना, टिमोन और पुम्बा। सिम्बा के रूप में मैथ्यू ब्रोडरिक, मुफासा और साराबी का बेटा, जो बड़ा होकर प्राइड लैंड्स का राजा बनता है। रॉक गायक जोसेफ विलियम्स ने वयस्क सिम्बा की गायन आवाज प्रदान की। जोनाथन टेलर थॉमस ने युवा सिम्बा को आवाज दी, जबकि जेसन वीवर ने शावक की गायन आवाज प्रदान की। 10 स्कार के रूप में जेरेमी आयरन्स, मुफासा का छोटा भाई और प्रतिद्वंद्वी, फिल्म का मुख्य प्रतिपक्षी जो सिंहासन पर कब्जा कर लेता है। फिल्म शुरू होते ही जेम्स अर्ल जोन्स मुफासा, सिम्बा के पिता, प्राइड लैंड्स के राजा के रूप में। नाला के रूप में मोइरा केली, सिम्बा की सबसे अच्छी दोस्त और बाद में उसकी साथी और प्राइड लैंड्स की रानी। सैली ड्वॉर्स्की ने अपनी गायन आवाज प्रदान की। निकेता कैलामे ने युवा नाला की आवाज दी, जबकि लॉरा विलियम्स ने अपनी गायन आवाज दी। 10 टिमोन के रूप में नाथन लेन, एक बुद्धिमान और आत्मलीन लेकिन वफादार द्विपाद मीरकैट जो सिम्बा के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक बन जाता है। पुम्बा के रूप में एर्नी सबेला, एक भोला भाला वॉर्थोग जो पेट फूलने से पीड़ित है और टिमोन का सबसे अच्छा दोस्त है। वह सिम्बा के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक बन जाता है। रफीकी के रूप में रॉबर्ट गुइल्यूम, एक बूढ़ा आदमी जो प्राइड लैंड्स के जादूगर के रूप में कार्य करता है और राजा और रानी के नवजात शावकों को प्राइड लैंड्स के जानवरों को प्रस्तुत करता है। जाजू के रूप में रोवन एटकिंसन, एक हॉर्नबिल जो राजा के माजरडोमो या मुफासा का छोटा कठपुतली, जैसा कि शेंजी उसे कहते हैं, के रूप में कार्य करता है। रानी साराबी, मुफासा की साथी, सिम्बा की मां और शेरनी के शिकार दल की नेता के रूप में मैज सिंक्लेयर। वहूपी गोल्डबर्ग, चेच मैरिन और जिम कमिंग्स धब्बेदार लकड़बग्घों के एक कबीले के 3 नेताओं के रूप में स्कार के दोस्त माने जाते हैं, जो मुफासा और सिम्बा की मौत में उसकी साजिश में भाग लेते हैं। गोल्डबर्ग ने तिकड़ी की साहसी और गुस्सैल महिला नेता शेंजी को आवाज दी है। मारिन ने बंजई को आवाज दी है, जो एक आक्रामक और गर्म दिमाग वाला लकड़बग्घा है जो शिकायत करने और आवेग में कार्य करने के लिए प्रवृत्त है। कमिंग्स ने एड को आवाज दी है, जो एक मंदबुद्धि लकड़बग्घा है जो बात नहीं करता है, केवल हंसी के माध्यम से संवाद करता है। कमिंग्स ने एक तिल को भी आवाज दी जो जाजू से बात करता है, और बी रेडीड की कुछ पंक्तियों के लिए आयंस के स्थान पर स्कार के रूप में गाया। 11 जो लीडर, सराफिना, नाला की मां के रूप में, जिसे सिम्बा की मां, सराबी से संक्षेप में बात करते हुए दिखाया गया है। द लायन किंग की अवधारणा की उत्पत्ति व्यापक रूप से विवादित है। 12, 13, 14 चार्ली फिंक, तत्कालीन वॉल्ट डिज्नी फीचर एनिमेशन के रचनात्मक मामलों के उपाध्यक्ष, के अनुसार उन्होंने अफ्रीका में बाम्बी विचार के साथ जेफ्री कैटजिनबर्ग, रॉय ई डिज्नी और पीटर श्नाइडर से संपर्क किया। शेरों के साथ कैटजिनबर्ग ने पहले तो इस विचार पर आपत्ति जताई, लेकिन फिर भी फिंक और उनके लेखकों को एक मिथोस विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि यह समझाया जा सके कि कैसे शेर अन्य जानवरों को खाकर उनकी सेवा करते हैं। 15 एक अन्य किस्से में कहा गया है कि इस विचार की कल्पना एक प्रचार दौरे के दौरान यूरोप की उड़ान पर कैटजिनबर्ग, रॉय ई डिज्नी और श्नाइडर के बीच बातचीत के दौरान हुई थी। बातचीत के दौरान अफ्रीका में स्थापित एक कहानी का विषय सामने आया और कैटजिनबर्ग तुरंत इस विचार पर कूद पड़े। 17 कैटजिनबर्ग ने उम्र बढ़ने और मृत्यु से जुड़े तत्वों और व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों से विचारों को जोड़ने का फैसला किया, जैसे कि राजनीति में उनके करियर के कुछ परीक्षण। उन्होंने फिल्म के बारे में कहा, यह मेरे बारे में थोड़ा सा है। 11 अक्टूबर 1988 को थॉमस डिस्च, द ब्रेव लिटिल टोस्टर के लेखक, ने इस विचार पर चर्चा करने के लिए फिंक और रॉय ई डिज्नी से मुलाकात की थी और अगले महीने के भीतर उन्होंने किंग ऑफ द कालाहारी शीर्षक से 9 पन्नों का एक लेख लिखा था। 1989 के दौरान जेनी ट्रिप, टिम डिज्नी, वैलेरी वेस्ट और मिगुएल तेजादा फ्लोरेस सहित कई डिज्नी स्टाफ लेखकों ने परियोजना के लिए उपचार लिखे थे। 2 मार्च 1989 को ट्रिप के उपचार में मुख्य पात्र के लिए
सिम्बा नाम पेश किया गया जो अपने गौरव से अलग हो जाता है, और क्वाशी एक लंगूर और माबू एक नेवला द्वारा गोद लिया जाता है। बाद में उसका पालनपोषण लंगूरों के एक समुदाय में हुआ। सिम्बा एंडोगो नाम के एक दुष्ट सियार से लड़ता है और अपने गौरव के साथ फिर से मिल जाता है। 21 उसी वर्ष बाद में फिंक ने नए कहानी उपचार विकसित करने के लिए अपने मित्र जेटी एलन, एक लेखक, को नियुक्त किया। स्क्रिप्ट में दिखाए जाने वाले जानवरों के व्यवहार को देखने के लिए फिंक और एलन ने पहले लॉस एंजल्स चिड़ियाघर की कई यात्राएं की थीं। एलन ने 19 जनवरी 1990 को अपनी स्क्रिप्ट पूरी की, जिसका शीर्षक द लायन किंग था। हालांकि फिंक, कैटजेनबर्ग और रॉय ई डिज्नी ने महसूस किया कि एलन की स्क्रिप्ट को एक अधिक अनुभवी पटकथा लेखक से लाभ मिल सकता है, और उन्होंने रोनाल्ड बैस की ओर रुख किया, जिन्होंने हाल ही में पुरस्कार जीता था। रेन मैन 1988 के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा का अकादमी पुरस्कार। उस समय बैस स्वयं स्क्रिप्ट को फिर से लिखने में व्यस्त था, लेकिन संशोधनों की निगरानी करने के लिए सहमत हो गया। नई स्क्रिप्ट का श्रेय एलन और बैस दोनों को दिया गया, जिसका नाम बदलकर किंग ऑफ द बीस्ट्स रखा गया और 23 मई 1990 को पूरी हुई। 21 कुछ समय बाद लिंडा वूलवर्टन, जो ब्यूटी एंड द बीस्ट 1991 भी लिख रही थीं, ने स्क्रिप्ट के कई ड्राफ्ट लिखने में 1 साल बिताया, जिसका शीर्षक किंग ऑफ द बीस्ट्स और फिर किंग ऑफ द जंगल था। 22 फिल्म का मूल संस्करण अंतिम उत्पाद से काफी अलग था। कथानक शेरों और लंगूरों के बीच लड़ाई पर केंद्रित था, जिसमें स्कार लंगूरों का नेता था, रफीकी एक चीता था, 18 और टिमोन और पुम्बा सिम्बा के बचपन के दोस्त थे। 23 सिम्बा न केवल राज्य छोड़ देगी बल्कि स्कार की चालाकी के कारण एक आलसी, मैला, भयानक चरित्र बन जाएगी, इसलिए वयस्क होने के बाद सिम्बा को उखाड़ फेंका जा सकता है। 24 1990 तक निर्माता थॉमस शूमाकर, जिन्होंने हाल ही में द रेस्क्यूअर्स डाउन अंडर 1990 पूरी की थी, ने खुद को इस परियोजना से जोड़ने का फैसला किया क्योंकि शेर अच्छे हैं। 22 शूमाकर ने किंग ऑफ द जंगल स्क्रिप्ट की तुलना एक एनिमेटेड नेशनल जियोग्राफिक स्पेशल से की। 25 जॉर्ज स्क्रिबनर, जिन्होंने ओलिवर एंड कंपनी 1988 का निर्देशन किया था, फिल्म के शुरुआती निर्देशक थे। 26 बाद में रोजर एलर से जुड़ गए, जो ब्यूटी एंड द बीस्ट 1991 के मुख्य कहानीकार थे। 17-12 एलर्स ने परियोजना पर स्क्रिबनर और वूलवर्टन के साथ काम किया, लेकिन अलादीन 1992 को फिर से लिखने में मदद करने के लिए अस्थायी रूप से परियोजना छोड़ दी। 8 महीने बाद एलर्स परियोजना में लौट आए। 27, 28 और ब्रेंडा चैपमैन और क्रिस सैंडर्स को अपने साथ ले आए। 29 अक्टूबर 1991 में एलर्स, स्क्रिबनेर, चैपमैन, सैंडर्स और लिसा कीन सहित क्रू के कई प्रमुख सदस्यों ने अध्ययन करने और फिल्म के लिए पर्यावरण की सराहना हासिल करने के लिए केन्या के हेल्स गेट नेशनल पार्क का दौरा किया। 30-31 6 महीने के कहानी विकास कार्य के बाद स्क्रिबनर ने फिल्म को संगीतमय बनाने के फैसले पर एलर्स और निर्माताओं के साथ टकराव होने पर परियोजना छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि स्क्रिबनर का इरादा एक वृत्तचित्र जैसी फिल्म बनाने का था। प्राकृतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया। 17-26 अप्रैल 1992 तक रॉब मिंकॉफ ने स्क्रिबनर की जगह नए सहनिदेशक के रूप में काम कर लिया था। 10-29 डॉन हेन फिल्म के निर्माता के रूप में प्रोडक्शन में शामिल हुए, क्योंकि शूमाकर को वॉल्ट डिज्नी फीचर एनिमेशन के विकास के उपाध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया गया था। 32-25 हेन ने पाया कि स्क्रिप्ट अनफोकस्ड है और इसमें स्पष्ट विषय का अभाव है, और मुख्य विषय बचपन को छोड़कर दुनिया की वास्तविकताओं का सामना करना के रूप में स्थापित करने के बाद अंतिम रीटूल के लिए कहा। इसके बाद एलर्स, मिंकॉफ, चैपमैन और हेन ने निर्देशक किर्क वाइज और गैरी ट्रूसडेल के साथ 2 सप्ताह की बैठकों में कहानी को फिर से लिखा, जिन्होंने ब्यूटी एंड द बीस्ट 1991 का निर्देशन पूरा कर लिया था। 33 बैठकों से उपजे निश्चित विचारों में से एक यह था कि मुफासा को भूत के रूप में वापस लाया जाए। एलर्स ने रफीकी के चरित्र को भी एक अधिक गंभीर अदालत सलाहकार से एक संकी जादूगर में बदल दिया। 34 शीर्षक भी जंगल के राजा से बदलकर द लायन किंग कर दिया गया, क्योंकि सेटिंग जंगल नहीं बल्कि सवाना थी। 17 मुफासा और स्कार को भाई बनाने का भी निर्णय लिया गया, क्योंकि लेखकों को लगा कि अगर परिवार के भीतर किसी से खतरा हो तो यह अधिक दिलचस्प होगा। 35 एलर्स और मिंकॉफ ने संशोधित कहानी कैटजेनबर्ग और माइकल आइजनर के सामने रखी, जिस पर आइजनर को लगा कि कहानी अधिक शेक्सपियरियन हो सकती है।
उन्होंने किंग लियर पर कहानी गढ़ने का सुझाव दिया। एक सहयोगी निर्माता मॉरीन डोनली ने विरोध करते हुए कहा कि कहानी हेमलेट से मिलती जुलती है। 36 विचार को जारी रखते हुए एलर्स ने कैटजेम्बर्ग को याद करते हुए उनसे कहा था कि जितना हो सके उतना है हेमलेट डालें। हालांकि उन्हें लगा कि यह बहुत जबरदस्ती है और उन्होंने बाइबिल से जोसेफ और मूसा की कहानियों जैसे अन्य वीर आदर्शों की ओर देखा। 37 फैंटासिया 1940, सेलुडोस एमिगोस 1942, द थ्री कैबलेरोस 1944, मेक माइन म्यूजिक 1946 और मेलोडी टाइम 1948 के अधिकांश खंडों की गिनती नहीं की जा रही है, और द रेस्क्यूअर्स डाउन अंडर 1990, द रेस्क्यूअर्स 1977 की अगली कड़ी द लायन किंग पहली डिज्नी एनिमेटेड फीचर थी जो पहले से मौजूद कार्यों और पात्रों पर आधारित होने के बजाय एक मूल कहानी थी। फिल्म निर्माताओं ने कहा है कि द लायन किंग की कहानी बाइबिल से जोसेफ और मूसा के जीवन और शेक्सपियर के हेमलेट से प्रेरित थी। 35 हालांकि कहानी की तुलना शेक्सपियर के कम ज्ञात नाटकों हेनरी फो भाग 1 और से भी की गई है। भाग 2 इस बिंदु तक वूलवर्टन ने ब्यूटी एंड द बीस्ट के ब्रॉडवे रूपांतरण पर काम करने के लिए उत्पादन छोड़ दिया था। 10 उनकी जगह लेने के लिए एलर्स और मिंकॉफ ने नई पटकथा लिखने पर चर्चा करने के लिए बिली बॉब थॉर्नटन और जॉस वेडन सहित कई पटकथा लेखकों से मुलाकात की। 36 1992 की गर्मियों के दौरान आइरीन मेची को नए पटकथा लेखक के रूप में नियुक्त किया गया था और महीनों बाद जोनाथन रॉबर्ट्स उनके साथ जुड़ गए। मेची और रॉबर्ट्स ने पुनरीक्षण प्रक्रिया का कार्यभार संभाला, स्क्रिप्ट में अनसुलझे भावनात्मक मुद्दों को ठीक किया और पुम्बा, टिमोन और हाइना के लिए हास्य स्थितियों को जोड़ा। 39-10 गीतकार टिम राइस ने पटकथा लेखन टीम के साथ मिलकर काम किया। वे महीने में कम से कम एक बार कैलिफोर्निया जाते थे क्योंकि फिल्म के लिए उनके गीतों को कथात्मक निरंतरता में काम करने की जरूरत थी। राइस के बोलजिन पर प्रोडक्शन के अंत तक दोबारा काम किया गया था, विकास के दौरान स्टोरी बोर्ड पर पिन किए गए थे। 40 पुनर्लेखन अक्सर होता था। एनिमेटर एंड्रियास डेजा कहते थे कि पूरे किए गए दृश्यों को वितरित किया जाएगा केवल प्रतिक्रिया के लिए कि संवाद परिवर्तनों के कारण भागों को फिर से जीवंत करने की आवश्यकता है। 41 ढलाई आवाज अभिनेताओं को इस आधार पर चुना गया कि वे किस प्रकार फिट बैठते हैं और पात्रों को कैसे जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए जेम्स अर्ल जोन्स को इसलिए चुना गया क्योंकि निर्देशकों को उनकी आवाज शक्तिशाली और शेर की दहाड़ के समान लगी। 42 जोन्स ने टिप्पणी की कि निर्माण के वर्षों के दौरान मुफासा एक भव्य राजा के बजाय एक डोपी पिता बन गया। 43 नाथन लेन ने जाजू के लिए ऑडिशन दिया और एर्नी सबेला ने हाइना में से एक के लिए ऑडिशन दिया। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मिलने पर लेन और सबेला, जो उस समय गाइज एंड डॉल्स के ब्रॉडवे प्रोडक्शन में एक साथ अभिनय कर रहे थे, को हाइना के रूप में एक साथ रिकॉर्ड करने के लिए कहा गया था। निर्देशक उनके प्रदर्शन पर हंसे और उन्होंने उन्हें टिमोन और पुम्बा के रूप में लेने का फैसला किया। 42-44 लकड़बग्घों के लिए मूल इरादा चेच और चोंग को फिर से एकजुट करना था, लेकिन जब चेच मारिन बंजई को आवाज देने के लिए सहमत हुए तो टॉमी चोंग अनुपलब्ध थे। उनकी भूमिका को एक मादा लकड़बग्घा शेंजी में बदल दिया गया, जिसे वहूपी गोल्डबर्ग ने आवाज दी, जिसने फिल्म में होने पर जोर दिया। 23 अंग्रेजी डबल एक्ट विक रीव्स और बॉब मोर्टिमर ने चिपमंक्स की जोड़ी के रूप में भूमिकाओं के लिए ऑडिशन दिया। मोर्टिमर के अनुसार निर्माता उत्साही थे, लेकिन वह और रीव्स उनके कॉरपोरेट रवैये से असहज थे और उन्होंने फिल्म छोड़ दी। 45 शुरुआत में रोवन एटकिंसन को जाजू को आवाज देने के स्टूडियो के प्रस्ताव में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बाद में उन्होंने बताया कि आवाज का काम एक ऐसी चीज है जो मैंने आम तौर पर कभी नहीं किया था और कभी पसंद नहीं किया था। मैं एक दृश्य कलाकार हूं, अगर मैं कुछ भी हूं, और ऐसा लग रहा था कि ऐसा करना व्यर्थ है। उनके मित्र और साथी मिस्टर बीन लेखक अभिनेता रॉबिन ड्रिस्कॉल ने उन्हें भूमिका स्वीकार करने के लिए मना लिया और एटकिंसन ने पूर्वव्यापी रूप से व्यक्त किया कि द लायन किंग वास्तव में एक बहुत ही विशेष फिल्म बन गई। 46 निर्माण के आरंभ में मैथ्यू ब्रोड्रिक को वयस्क सिम्बा के रूप में लिया गया था। ब्रोड्रिक ने फिल्म पर काम करने के 3 वर्षों में केवल एक बार किसी अन्य अभिनेता के साथ रिकॉर्ड किया और केवल यह पता चला कि मोइरा केली ने फिल्म के प्रीमियर में नाला को आवाज दी थी। 47 स्कार की भूमिका के लिए अंग्रेजी अभिनेता टिम करी, मैल्कम मैकडोवेल, एलन रिकमैन, पैट्रिक स्टीवर्ट और इयान मैककेलेन पर विचार किया गया। 48 जो अंततः साथी अंग्रेज जेरेमी आयंस के पास गया। 49
आयंस ने शुरू में इस भूमिका को ठुकरा दिया क्योंकि रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून 1990 में क्लॉस वॉन बुलो के नाटकीय चित्रण के बाद उन्हें हास्य भूमिका में असहजता महसूस हुई। उस फिल्म में उनके प्रदर्शन ने लेखकों को स्क्रिप्ट में वॉन बुलो के रूप में उनके अभिनय को और अधिक शामिल करने के लिए प्रेरित किया। उस चरित्र की पंक्तियों में से एक को जोड़ते हुए तुम्हें पता नहीं है और एनिमेटर एंड्रियास डेजा को रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून एंड डैमेज 1992 देखने के लिए प्रेरित किया। आयरन के चेहरे के लक्षण और टिक्स को शामिल करने के लिए द लायन किंग का विकास पोकाहोंटस 1995 के विकास के साथ हुआ, जिस पर वॉल्ट डिज्नी फीचर एनिमेशन के अधिकांश एनिमेटरों ने काम करने का निर्णय लिया, यह मानते हुए कि यह दोनों में से अधिक प्रतिष्ठित और सफल होगा। 35 कहानी कलाकारों को भी परियोजना पर ज्यादा भरोसा नहीं था। चैपमैन ने घोषणा की कि वह नौकरी स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक थीं क्योंकि कहानी बहुत अच्छी नहीं थी। 51 और बर्नी मैटिंसन ने अपने सहयोगी जो रेनफ्ट से कहा, मैं नहीं जानता कि इसे कौन देखना चाहेगा। 52 अधिकांश प्रमुख एनिमेटर या तो अपना पहला बड़ा काम किसी पात्र की देखरेख में कर रहे थे या किसी जानवर को एनिमेट करने में उनकी बहुत रुचि थी। 18 कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा दोनों में इन पर्यवेक्षक एनिमेटरों में से 13 फिल्म के मुख्य पात्रों के व्यक्तित्व को स्थापित करने और उनके लिए माहौल तैयार करने के लिए जिम्मेदार थे। मुख्य पात्रों के एनिमेशन लीड में युवा सिम्बा पर मार्क हेन, वयस्क सिम्बा पर रूबेन ए। 10 फिल्म के लगभग 20 मिनट, जिसमें आई जस्ट कांट वेट टू बी किंग अनुक्रम भी शामिल है, 23 डिज्नी एमजीएम स्टूडियो सुविधा में एनिमेटेड किया गया था। द लायन किंग में 600 से अधिक कलाकारों, एनिमेटरों और तकनीशियनों ने योगदान दिया। 26 फिल्म की रिलीज से कुछ हफ्ते पहले 1994 नॉर्थरिज भूकंप ने स्टूडियो को बंद कर दिया और एनिमेटरों को दूरस्थ कार्य के माध्यम से पूरा करने की आवश्यकता पड़ी। 53 चरित्र एनिमेटरों ने संदर्भ के लिए वास्तविक जीवन के जानवरों का अध्ययन किया, जैसा कि बाम्बी 1942 के लिए किया गया था। जिम फाउलर, प्रसिद्ध वन्यजीव विशेषज्ञ, ने व्यवहार पर चर्चा करने और एनिमेटरों को उनके चित्रों को प्रामाणिकता देने में मदद करने के लिए शेरों और अन्य सवाना निवासियों के साथ कई अवसरों पर स्टूडियो का दौरा किया। 54 एनिमेटरों ने वन्यजीव विशेषज्ञ रॉन मैगिल के मार्गदर्शन में मियामी मेट्रोजू में जानवरों की गतिविधियों का भी अध्ययन किया। 55 प्राइड लैंडस्क्रू द्वारा देखे गए केन्याई राष्ट्रीय उद्यान की तर्ज पर बनाया गया है। वृत्तचित्रों में अफ्रीका के अभ्यस्त चित्रण से अलग करने के लिए विभिन्न फोकल लंबाई और लेंस का उपयोग किया गया था, जो दूर से वन्यजीवों को शूट करने के लिए टेलीफोटो लेंस का उपयोग करते हैं। महाकाव्य अनुभव ने कलाकार हंस बाचर के अवधारणा अध्ययनों से प्रेरणा ली, जिन्होंने यथार्थवाद के लिए स्क्रिबनर के अनुरोध के बाद लेंस फ्लेयर जैसे प्रभावों को चित्रित करने की कोशिश की और चित्रकार चार्ल्स मैरियन रसेल, फ्रेडरिक रेमिंगटन और मैक्सफील्ड पैरिश के कार्यों से। 56 कला निर्देशक एंडी गास्किल और फिल्म निर्माताओं ने फिल्म को लॉरेंस ऑफ अरेबिया 1962 के समान भव्य स्वीप और महाकाव्य पैमाने की भावना देने की कोशिश की। गस्किल ने समझाया, हम चाहते थे कि दर्शक सवाना की विशालता को महसूस करें और घास के माध्यम से उड़ती धूल और हवा को महसूस करें। दूसरे शब्दों में, प्रकृति की वास्तविक समझ प्राप्त करें और ऐसा महसूस करें जैसे कि वे वहां थे। यह बहुत मुश्किल है सूर्योदय या तालाब पर होने वाली बारिश जैसी सूक्ष्म चीज को कैद करने के लिए, लेकिन ये उसी प्रकार की छवियां हैं जिन्हें हमने प्राप्त करने का प्रयास किया है। फिल्म निर्माताओं ने जॉन फोर्ड और अन्य फिल्म निर्माताओं की फिल्में भी देखीं, जिसका प्रभाव फिल्म के डिजाइन पर भी पड़ा। 10 क्योंकि पात्रों का मानवरूपीकरण नहीं किया गया था, सभी एनिमेटरों को 4 पैरों वाले जानवरों को चित्रित करना सीखना पड़ा और कहानी और चरित्र का विकास पात्रों के पीछे लंबे शॉट्स के उपयोग के माध्यम से किया गया था। 23 कंप्यूटर ने फिल्म निर्माताओं को अपने दृष्टिकोण को नए तरीकों से प्रस्तुत करने में मदद की। वाइल्ड बीस्ट स्टैम्पेड अनुक्रम के लिए एक 3D कंप्यूटर प्रोग्राम में कई अलग अलग वाइल्ड बीस्ट पात्रों का निर्माण किया गया, उन्हें सैकड़ों में गुणा किया गया, खींचे गए एनिमेशन की तरह दिखने के लिए सेल को छायांकित किया गया और एक झुंड के वास्तविक, अप्रत्याशित आंदोलन का अनुकरण करने के लिए पहाड़ के नीचे यादृच्छिक पथ दिए गए। 58 5 विशेष रूप से प्रशिक्षित एनिमेटरों और तकनीशियनों ने 2.5 मिनट की भगदड़ मचाने में 2 साल से अधिक समय बिताया। 10 कंप्यूटर एनिमेशन प्रोडक्शन सिस्टम कैप्स ने शॉट्स को ट्रैक करने जैसे कैमरा मूवमेंट को अनुकरण करने में मदद की और रंग, प्रकाश और कण प्रभावों में नियोजित किया गया था। गीतकार टिम राइस, जो अलादीन 1992 के गीतों पर संगीतकार एलन मेनकेन के साथ काम कर रहे थे,
को द लायन किंग के लिए गीत लिखने के लिए आमंत्रित किया गया था और उन्होंने एक संगीतकार साथी लाने की शर्त पर इसे स्वीकार किया। चूंकि मेनकेन अनुपलब्ध था, इसलिए निर्माताओं ने एल्टन जॉन के राइस के सुझाव को स्वीकार कर लिया। 42 जब एबीबीए के लिए राइस का निमंत्रण बेनी एंडरसन की मंच संगीत क्रिस्टीना फ्रान डुवेमाला के प्रति प्रतिबद्धताओं के कारण विफल हो गया। 18 जॉन ने द जंगल बुक 1967 के संभावित प्रभाव का उल्लेख करते हुए अल्ट्रा पॉप गाने जो बच्चों को पसंद आएंगे, तब वयस्क जाकर उन फिल्मों को देख सकते हैं और उनसे उतना ही आनंद प्राप्त कर सकते हैं, लिखने में रुचि व्यक्त की, जहां उन्होंने महसूस किया कि संगीत बहुत मजेदार था और बच्चों और वयस्कों को पसंद आया। 59 राइस और जॉन ने द लायन किंग, सर्कल ऑफ लाइफ, आई जस्ट कांट वेट टू बी किंग, बी रेडी, हकुना मटाटा और कैन यू फील द लव टुनाइट के लिए 5 मूल गीत लिखे। जॉन के प्रदर्शन के साथ कैन यू फील द लव टुनाइट अंतिम क्रेडिट पर बज रहा है। 60 आईमैक्स और डीवीडी रिलीज में एक और गाना द मॉर्निंग रिपोर्ट जोड़ा गया, जो विकास के दौरान छोड़े गए एक गाने पर आधारित था, जो अंततः द लायन किंग के लाइव म्यूजिकल संस्करण में प्रदर्शित हुआ। 61 स्कोर की रचना हंस जिमर ने की थी, जिन्हें अफ्रीकी सेटिंग में 2 फिल्मों ए वर्ल्ड अपार्ट 1988 और द पावर ऑफ वन 1992 पर उनके पहले काम के आधार पर काम पर रखा गया था। 62 और स्कोर को पारंपरिक के साथ पूरक किया गया था। अफ्रीकी संगीत और गाना बजाने वालों के तत्वों को लेबो एम द्वारा व्यवस्थित किया गया। 60 जिमर के साझेदार मार्क मैंसीना और जे रिफ्किन ने व्यवस्था और गीत निर्माण में मदद की। 63 लायन किंग मूल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक 27 अप्रैल 1994 को वॉल्ट डिज्नी रिकॉर्ड्स द्वारा जारी किया गया था। यह बिलबोर्ड 200 पर वर्ष का चौथा सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम और सबसे अधिक बिकने वाला साउंड ट्रैक था। 64 यह किसी एनिमेटेड फिल्म का एकमात्र साउंड ट्रैक है जिसे रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ अमेरिका द्वारा डायमंड 10 प्लेटिनम प्रमाणित किया गया है। फिल्म के लिए जिमर के संपूर्ण वाद्य स्कोर को मूल रूप से कभी भी पूर्ण रिलीज नहीं दिया गया, जब तक कि 2014 में साउंड ट्रैक की स्मारक 20वीं वर्षगांठ दोबारा रिलीज नहीं हो गई। 65 द लायन किंग ने 1995 की रिलीज रिदम ऑफ द प्राइड लैंड्स को भी प्रेरित किया, जिसमें जिमर के 8 गाने थे, मैंसीना और लेबो एम। 66 टिमोन और पुम्बा के साथ एक दृश्य में द लायन स्लीप्स टुनाइट गीत के उपयोग के कारण डिज्नी और दक्षिण अफ्रीकी सोलोमन लिंडा के परिवार के बीच विवाद पैदा हो गया, जिन्होंने 1939 में इस गीत, मूल रूप से एमबीयूबी शीर्षक, की रचना की थी। जुलाई 2004 में लिंडा के परिवार ने डिज्नी से रॉयल्टी में $1.6 मिलियन की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया। फरवरी 2006 में लिंडा के वारिसों ने एबिलीन म्यूजिक के साथ समझौता किया, जिसके पास दुनिया भर के अधिकार थे, और उसने एक अज्ञात राशि के लिए डिज्नी को गाने का लाइसेंस दिया था। 67 विपणन द लायन किंग के पहले फिल्म ट्रेलर के लिए डिज्नी ने एक एकल दृश्य पूरे शुरुआती अनुक्रम को सर्कल ऑफ लाइफ गीत के साथ प्रदर्शित करने का विकल्प चुना। ब्यूना विस्टा पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन के अध्यक्ष डिक कुक ने कहा कि यह निर्णय इस तरह के दृष्टिकोण के लिए किया गया था क्योंकि हम सभी इस टुकड़े की सुंदरता और महिमा से इतने प्रभावित हुए थे कि हमें लगा जैसे यह शायद हमारी अब तक की सर्वश्रेष्ठ 4 मिनट की फिल्म में से एक है। देखा, और डॉन हेन ने कहा कि सर्कल ऑफ लाइफ ने एक ट्रेलर के रूप में काम किया क्योंकि यह इतना मजबूत और बहुत अच्छा आया और इतने धमाके के साथ समाप्त हुआ। ट्रेलर नवंबर 1993 में द थ्री मस्किटियर्स 1993 और सिस्टर एक्ट 2 बैक इन द हैबिट 1993 के साथ सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। तब तक द लायन किंग का केवल 1/3 हिस्सा ही पूरा हो पाया था। 68-69 दर्शकों की प्रतिक्रिया उत्साहपूर्ण थी, जिससे हेन को कुछ शुरुआती चिंताएं हुईं क्योंकि उन्हें डर था कि वह पूर्वावलोकन द्वारा उठाई गई उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाएंगे। 68 फिल्म की रिलीज से पहले डिज्नी ने 11 परीक्षण स्क्रीनिंग की। 70 रिलीज होने पर द लायन किंग के साथ एक व्यापक विपणन अभियान चलाया गया जिसमें बर्गर किंग, मेटल, कोडक, नेस्ले और पेलेस शूसोर्स के साथ गठजोड़ और विभिन्न व्यापारिक वस्तुएं शामिल थीं। 71 जिसमें 186 लाइसेंस प्राप्त उत्पाद शामिल थे। 72-73 1994 में डिज्नी ने फिल्म पर आधारित उत्पादों से लगभग $1 बिलियन की कमाई की। 74 अकेले क्रिसमस 1994 के दौरान लायन किंग खिलौनों के लिए $214 मिलियन की कमाई की।
15 जून 1994 को संयुक्त राज्य अमेरिका में द लायन किंग की सीमित रिलीज हुई थी, जो केवल 2 थिएटरों में प्रदर्शित हुई थी, लॉस एंजल्स में एल कैपिटन थिएटर और न्यूयॉर्क शहर में रेडियो सिटी म्यूजिक हॉल। 76 और टिकट की कीमतों के साथ लाइव शो पेश किए गए थे, $30 तक। 77 24 जून 1994 को 2550 स्क्रीनों पर व्यापक रिलीज हुई। फिल्म के डिजिटल सराउंड साउंड ने उन कई थिएटरों को डॉल्बी लेबोरेटरीज के नवीनतम साउंड सिस्टम को लागू करने के लिए प्रेरित किया। 78 स्थानीयकरण 1994 में पहली बार रिलीज होने पर द लायन किंग के दुनिया भर की कई भाषाओं और बोलियों में कुल मिलाकर 28 संस्करण थे, जिसमें दक्षिण अफ्रीका में फिल्म के लिए विशेष रूप से बनाया गया एक विशेष जुलू संस्करण भी शामिल था, जहां डिज्नी यूएसए की टीम जुलू आवाज अभिनेताओं को खोजने के लिए गई थी। यह न केवल डिज्नी द्वारा बनाई गई एकमात्र जुलू डबिंग है, बल्कि अरबी के अलावा किसी भी अफ्रीकी भाषा में बनाई गई एकमात्र डबिंग है। 79-80 द लायन किंग पहली बार है जब डिज्नी फिल्म पृष्ठभूमि के सम्मान में एक विशेष डबिंग जारी की गई है, लेकिन आखिरी नहीं। 2016 में फिल्म मोआना 2016 को एक विशेष ताहिती भाषा संस्करण प्राप्त हुआ। 81 इसके बाद 2017 में माओरी संस्करण आया। 82 2018 में हवाईयन संस्करण आया। 83 और 2019 में फिल्म फ्रोजन 2 2019 को उत्तरी सामी में डब किया गया था, भले ही फ्रोजन 2013 को नहीं किया गया था। 84 85 2022 तक फिल्म के 45 भाषा रूपांतरण तैयार किए जा चुके थे। 86 विशेष जुलू डबिंग अक्टूबर 2022 में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस पर उपलब्ध कराई गई थी, साथ में मोआना की माओरी डबिंग और बाम्बी की विशेष अराफाहो डबिंग भी शामिल थी। 87 मोआना के माओरी डब की सफलता के बाद 2021 में द लायन किंग के माओरी संस्करण की घोषणा की गई और मातृकी के माओरी अवकाश के साथ संरेखित करने के लिए 23 जून 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। 88-89 निर्माता चेल्सी विंस्टनले, निर्देशक ट्वीडी वेटिटी और सहसंगीत निर्देशक रॉब रूहा सहित माटेवा मीडिया प्रोडक्शन टीम के अधिकांश लोग पहले मोआना के माओरी भाषा संस्करण पर काम कर चुके थे। 90 द लायन किंग रेओ माओरी पहली बार है जब किसी भाषा रूपांतरण ने अंतिम क्रेडिट के लिए एल्टन जॉन के कैन यू फील द लव टुनाइट का अनुवाद किया है। 86 इन प्रसारणों आईमैक्स और बड़े प्रारूप फिल्म को 25 दिसंबर 2002 को आईमैक्स और बड़े प्रारूप वाले थिएटरों के लिए फिर से जारी किया गया। डॉन हेन ने बताया कि द लायन किंग की मूल रिलीज के 8 साल बाद बच्चों की एक पूरी नई पीढ़ी थी जिन्होंने वास्तव में इसे नहीं देखा था, खासकर बड़े पर्दे पर। यह देखते हुए कि फिल्म को निर्माण के दौरान पहले से ही डिजिटल रूप से संग्रहीत किया गया था, पुनर्स्थापना प्रक्रिया आसान थी, साथ ही कई दृश्यों को संवर्धन के साथ प्रदान किया गया था जो मूल कमियों को कवर करते थे। 70-91 एक उन्नत ध्वनि मिश्रण भी प्रदान किया गया था, जैसा कि हेन ने बताया, दर्शकों को ऐसा महसूस कराएं जैसे वे फिल्म के बीच में हैं। 70 अपने पहले सप्ताहांत में द लायन किंग ने 66 स्थानों से $2.7 मिलियन की कमाई की, जो प्रति थिएटर औसत $27,664 है। यह दौड़ 30 मई 2003 को $15.7 मिलियन के साथ समाप्त हुई। 92 3D रूपांतरण 2011 में द लायन किंग को 2 सप्ताह के सीमित नाटकीय पुन अंक और उसके बाद 3D ब्लूरे रिलीज के लिए 3D में परिवर्तित किया गया था। 93-94 यह फिल्म शुक्रवार 16 सितंबर 2011 को $8.9 मिलियन 95 के साथ पहले स्थान पर रही और सप्ताहांत में $30.2 मिलियन के साथ बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 रही। इसने द लायन किंग को मार्च 1997 में रिटर्न ऑफ द जेडी 1983 के पुनः जारी होने के बाद अमेरिकी सप्ताहांत बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 स्थान अर्जित करने वाली पहली पुनः जारी किया। 96 फिल्म ने चौथा स्थान भी हासिल किया, अब तक का सबसे अधिक सितंबर शुरुआती सप्ताहांत। 97 अपने दूसरे सप्ताहांत में इसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा और 27% की गिरावट के साथ यह फिर से बॉक्स ऑफिस पर प्रथम स्थान पर रही और $21.9 मिलियन पर आ गई। 98 अधिकांश बॉक्स ऑफिस पर्यवेक्षकों को उम्मीद थी कि फिल्म अपने दूसरे सप्ताहांत में लगभग 50% गिर जाएगी और मनी बॉल 2011 के पहले स्थान पर रहने की भी उम्मीद कर रहे थे। 99 बॉक्स ऑफिस पर इसकी प्रारंभिक सफलता के बाद कई थिएटरों ने फिल्म को 2 सप्ताह से अधिक समय तक प्रदर्शित करने का निर्णय लिया, भले ही इसकी 3D ब्लूरे रिलीज नाटकीय रिलीज के 2.5 सप्ताह बाद निर्धारित की गई थी। 98
उत्तरी अमेरिका में 3D पुनः रिलीज ने $94.2 मिलियन की कमाई के साथ 12 जनवरी 2012 को सिनेमाघरों में अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। उत्तरी अमेरिका के बाहर इसने $83.4 मिलियन कमाए। 100 द लायन किंग की सफल 3D री रिलीज ने डिज्नी और पिक्सर को ब्यूटी एंड द बीस्ट, फाइंडिंग निमो 2003, मॉन्स्टर्स इंक 2001 और द लिटिल मरमेड 1989 की 3D नाटकीय री रिलीज की योजना बनाई। 2012 और 2013 के दौरान 101 हालांकि पहली 3 फिल्मों में से किसी को भी द लायन किंग 3D जैसी भारी सफलता नहीं मिली और द लिटिल मरमेड की नाटकीय पुन रिलीज को अंततः रद्द कर दिया गया। 102 2012 में बॉक्स ऑफिस मोजो के रेसुबर्स ने लिखा कि द लायन किंग का 3D संस्करण इसलिए सफल हुआ क्योंकि 3D पुनः रिलीज की धारणा अभी भी ताजा और रोमांचक थी और द लायन किंग 3D फिल्म की आसन्न ब्लूरे रिलीज को देखते हुए यह सही समय पर महसूस किया गया कि दर्शकों को इस वर्ष 3D पुनः रिलीज का सामना करना पड़ा है, जिसका अर्थ है कि नवीनता का मूल्य निश्चित रूप से खत्म हो गया है। 103 डिज्नी 100 डिज्नी की 100वीं वर्षगांठ के हिस्से के रूप में द लायन किंग को 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2023 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के चुनिंदा सिनेमार्क थिएटरों के साथ साथ 8 अक्टूबर को पोलैंड के हेलियोस थिएटरों में फिर से रिलीज किया गया। 104-105 होम मीडिया द लायन किंग को पहली बार डिज्नी की मास्टरपीस कलेक्शन वीडियो श्रृंखला के तहत 3 मार्च 1995 को संयुक्त राज्य अमेरिका में VHS और लेजरडिस्क पर रिलीज किया गया था। इस रिलीज के VHS संस्करण में वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स की तत्कालीन आगामी एनिमेटेड फीचर फिल्म पोकाहोंटस 1995 के लिए एक विशेष पूर्वावलोकन शामिल था, जिसमें शीर्षक चरित्र जूडी कोहन द्वारा आवाज दी गई म्यूजिकल नंबर कलर्स ऑफ द विंड गाती है। 106 इसके अलावा दोनों प्रारूपों के डीलक्स संस्करण जारी किए गए। VHS डीलक्स संस्करण में फिल्म रफीकी और सिम्बा का एक विशेष लिथोग्राफ, कुछ संस्करणों में एक स्मारक सर्कल ऑफ लाइफ एपिग्राफ, 6 अवधारणा कला लिथोग्राफ, आधे घंटे के टीवी विशेष द मेकिंग ऑफ द लायन किंग के साथ एक और टेप शामिल था, और प्रामाणिकता का प्रमाण पत्र। CAV लेजरडिस्क डिलक्स संस्करण में फिल्म 6 अवधारणा कला लिथोग्राफ और द मेकिंग ऑफ द लायन किंग भी शामिल थे, और इसमें स्टोरी बोर्ड, चरित्र डिजाइन कलाकृति, अवधारणा कला, रफ एनिमेशन और एक निर्देशक की टिप्पणी शामिल थी जो VHS संस्करण में नहीं थी। कुल 4 दो तरफा डिस्क VHS टेप जल्द ही अब तक का सबसे अधिक बिकने वाला वीडियो टेप बन गया। पहले दिन 4.5 मिलियन टेप बेचे गए। 107 और अंततः 1997 में इन होम वीडियो संस्करणों पर रोक लगने से पहले कुल बिक्री 30 मिलियन 108 से अधिक हो गई। 109 VHS रिलीज ने उत्तरी अमेरिका में कुल 32 मिलियन इकाइयां बेची हैं। 110 और बिक्री राजस्व में $520 मिलियन की कमाई की है। 111 इसके अलावा 23 मिलियन इकाइयां विदेशों से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भेजी गईं। 112 फिलीपींस में फिल्म को मैग्नाविजन द्वारा मार्च 1995 में VHS पर रिलीज किया गया था। 113 फिल्म की अगस्त 1997 तक दुनिया भर में 55 मिलियन से अधिक वीडियो प्रतियां बिकीं, जिससे यह अब तक का सबसे अधिक बिकने वाला होम वीडियो शीर्षक बन गया। दोस्तों ये जो मूवी है हमें 20 दिसंबर 2024 को देखने को मिलने वाली है। यूनाइटेड स्टेट के साथ इंडिया में भी ये हमें हिंदी में देखने को मिलेगी। पिछली जो मूवी थी उसका बजट लगभग 200 से 300 मिलियन के डॉलर्स के बीच में था। उसने बिलियंस के अंदर 1 बिलियन का कलेक्शन उसने पार कर लिया था। 1.52 बिलियंस का कलेक्शन नेट उसने दिया था, जो कि बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन था। और इसके बाद मेकर्स ने इसका अगला पार्ट एक तरह से अनाउंसमेंट कर दी थी और वो अब हमें देखने को मिलने वाला है, लेकिन आपको दिसंबर तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर चैनल पर सेट कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।